हाँ भी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के इस कोर्स में अगला वीडियो अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है और वो है थेवेनिन थ्योरम। तो जाल प्रमेय जो है वो अपने इस चैप्टर के एंडिंग जो टॉपिक्स है उनमें से एक है, और उन जाल प्रमेय में से एक प्रमेय है थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम स्टार्ट करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत बार आपको ये यूज़ में लेनी पड़ेगी, और इसको बहुत सिंपली समझना और आगे इसके रिजल्ट्स को याद रखना है आपको। तो एक तो उसमें से है वोल्टेज डिवीजन लॉ, एक तो है वोल्टेज डिवीजन लॉ और एक है करंट डिवीजन लॉ। बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत बार यूज़ आती है, बट कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ था कि मुझे बहुत टाइम तक ये पता नहीं था। मैंने MSc में भी मैं चला गया, वहाँ पे भी इसको बार बार यूज़ लिया जाता था कि भाई ये कि जैसे KVL है तो KVL शॉर्ट टर्म में है। अपन हिंदी मीडियम में नॉर्मली यहाँ से ग्रो होके जाते हैं, तो KVL क्या चीज़ है हमें नहीं पता होता। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग गया अभी, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है क्या हमें तो नहीं पता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही कॉमन है और आपको आनी चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे डीलिंग करना चाहते हो। और अगर आगे नहीं डीलिंग करना चाहते तो अभी भी बहुत इसमें आपको स्कोप है, इस लॉ के अंदर आपको अगर पढ़ते हो तो बहुत स्कोप मिलेगा आगे, क्योंकि मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत इजीली सॉल्व कर देता है ये। अब वो टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट कर देते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन लॉ देखो क्या है, नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंट रेजिस्टेंस पे या इम्पिडेंसेस पे वोल्टेज कितना होगा, इस चीज़ को ये बताता है अपने को। अब जैसे ही देखो डिवीजन की बात आती है, तो वोल्टेज जैसे ही डिवीजन की बात आती है तो वोल्टेज का डिवीजन हमेशा सीरीज में होता है। अगर आपके पास इम्पिडेंसेस हैं और सीरीज में लगे हुए हैं तो उनमें वोल्टेज जो है वो डिवाइड होगा, कुछ वोल्टेज पहले पे जाएगा, कुछ वोल्टेज दूसरे पे जाएगा, मतलब बंट जाएगा एक तरीके से। ठीक है, यानी कि करंट जो फ्लो होता है तो वो सारे इम्पिडेंसेस को क्या देता हो जाता है, डिफरेंट एनर्जीज देता जाता है, और वही अपनी वोल्टेजेस है बेसिकली। तो सीरीज में अगर आपके पास बहुत सिंपल सा सर्किट अपन ले लेते हैं कि एक आपके पास वोल्टेज सोर्स है लेट्स सपोज, और सीरीज में इसमें दो इम्पिडेंसेस हमने जोड़ रखे हैं। ठीक है, तो हमें एक तो E दे रखा है, एक Z दे रखा है Z1, और एक Z2 दे रखा है। हमें Z1 और Z2 पे इम्पिडेंस वोल्टेजेस के वैल्यू पता करना है, जबकि E हमें पता है, Z1 पता है, Z2 पता है। तो बहुत सिंपल सा इसको अपन KVL लगा देते हैं, इसमें लूप जो एनालिसिस है वो लगा देते हैं। तो इधर की तरफ करके अपन KVL लगा देते हैं, और इसमें करंट अपने को नॉमिनक्लेट करना पड़ेगा, हालांकि हमें गिवन नहीं है लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए। तो I अपने पास देखो क्या आएगा, I Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू E। तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप, इस पे वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू E हो जाएगा। यहाँ से I निकाल लो आप, तो I का वैल्यू आपके पास आ जाएगा E इंटू Z1 प्लस Z2। ये बहुत सिंपल सी बात होगी, इक्वेशन A हो गया अपने पास, और यहीं से अपना डिवीजन आ जाएगा, यहाँ से डिवीजन लॉ निकल के आ जाएगा। कैसे, देखो नंबर फर्स्ट कि अगर मुझे Z1 पे वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज 8 Z1, वोल्टेज 8 Z1, वोल्टेज ड्रॉप एट Z1 आप कह सकते हो उसको। ये क्या होगा आपके पास V1, और V1 होता है I1 इंटू Z1। I ही है, I1 का कोई वैल्यू नहीं है, I ही है। तो I हमने निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा देखो, Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू यहाँ पे क्या है E है ना, तो E हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास V1, और इसी तरह से सिमिलरली अब यहाँ पे अपन Z1 की जगह क्या कर देंगे, Z2 कर देंगे, तो ये V2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा I1 Z2, और ये हो गया Z2 अपॉन Z1 Z2। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं बट अभी नहीं लेंगे, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है उसमें यही चीज़ है, अपने को ये चीज़ आनी चाहिए, इसीलिए मैंने बताई। कोई ना कोई रीज़न होगा ना, यही रीज़न है कि आगे वाले जो थेवेनिन थ्योरम अपन पढ़ेंगे उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये यूज़ में आएगा। और जितने भी नेटवर्क एनालिसिस के केसेस हैं वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तो आपको देखना ही पड़ेगा, अलग अलग वोल्टेजेस पे क्या, अलग अलग इंपेडेंसेस पे क्या वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, तो वो इसमें यूज़ आ जाएगा। आपको बहुत जगह पे यूज़ आता है। अभी देखो मैंने बोल दिया, बार बार बोल दिया है, तो आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है, जितना इंपिडेंस ज़्यादा होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। सिंपल है, सीधा सीधा। V1 Z1 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V2 Z2 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इनको जोड़ दोगे तो ये इक्वेशन आ जानी है वापस आपके पास। अगर आप इनको जोड़ दोगे तो Z1 प्लस Z2, और ये आपके पास V1 प्लस V2, Z1 प्लस Z2 से कैंसिल, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू E। V1 ये है, V2 ये है, तो देयर इज नथिंग स्पेशल,
बट मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही इन डेप्थ वाली चीज़ है, बट हाँ इसको आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना था। कई बार सीधा रख देते हैं तो पता नहीं चलता कि कैसे आएगा। कोई बात नहीं, अब आपको ऐसी सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है करंट डिवीजन लॉ। तो जैसे अपन कह रहे हैं सीरीज में होते हैं तब वोल्टेज ड्रॉप होता है अलग अलग, और करंट डिवीजन कब होगा, जब वो पैरेलल होंगे। तो जब भी अपने पास पैरेलल रेजिस्टेंस या पैरेलल इंपिडेंसेस की बात आती है तो वहाँ पे करंट ड्रॉप होता है, करंट डिवाइड होता है, करंट अलग अलग डिवाइड होता है। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा सर्किट अपन बना लेते हैं। यहाँ पे अपन एक करंट सोर्स ले लेते हैं और एक इम्पिडेंस इधर ले लेते हैं और एक इम्पिडेंस इधर ले लेते हैं, ठीक है। और इसको कह देते हैं अपन Z1, इसको कह देते हैं Z2। ये आपके पास है करंट I, यहाँ पे चली गई लेट सपोज I2, यहाँ पे चली गई I1। पहले यहाँ पे लगाओ KCL। जैसे यहाँ पे क्या लगाया था अपन ने, यहाँ पे लगाया था KVL। यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे KCL। KCL बहुत ईजी है, I इज I1 प्लस I2। आने वाली करंट्स जाने वाली करंट्स के बराबर होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो आपको ये कहना है, वोल्टेज का यूज लेना। देखो जैसे अपन ने देखो यहाँ पे करंट का वैल्यू निकाला था ना, उसी तरह से अब यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू देखो पता करेंगे। तो ये यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे जो भी वोल्टेज है और ये ग्राउंड हो गया, यहाँ पे जो भी वोल्टेज है ये ग्राउंड हो गया। तो इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, वोल्टेजेस सेम हो गए। पैरेलल में हमेशा वोल्टेजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अपन ये कहते हैं कि नाउ I1Z1 इज इक्वल टू I2Z2। I1Z1 I2Z2, हमें इनमें से एक का वैल्यू चाहिए तो इसमें से या तो I1 उठा लो या I2 उठा लो। I1 उठा लेते हैं, I1 उठाएंगे तो I1 एलिमिनेट हो जाएगा। I2 उठा लेते हैं इसमें से, तो I2 उठाया, I2 ये रहा, Z2 इधर आ जाएगा, I1Z1/Z2। ये वैल्यू उठा के रख दो इसमें, तो I2 एलिमिनेट हो गया। इन दोनों से क्या आ जाएगा अपने पास, I इज इक्वल टू I1Z1/Z2 इंटू I1। ओके, कॉमन ले लो, तो ये हो गया I1Z1/Z2 प्लस 1, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर दे, यहाँ पे विजिबल है क्या, साइड में विजिबल है भाई, आराम से विजिबल है। तो ये अपने पास हो गया, देखो I इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2/Z2 इंटू I1। हमें क्या चाहिए, हमें तो I1 चाहिए, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 इधर चला गया, तो Z2/Z1 प्लस Z2 इंटू I, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ से ये आप खुद करना कि अगर यहाँ से I1 आप एलिमिनेट कर दोगे तो I2 का वैल्यू आएगा। और इसी तरह से सिमिलरली I2 आपके पास क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पे I1 है तो Z2 है, तो I1 होगा Z1 होगा, I2 होगा Z1 होगा, ये हो गया अभी। तो ये आपके पास में इन पैरेलल इम्पिडेंसेस में से फ्लो होने वाली करंट है, और ये सीरीज में जो भी आपके पास इम्पिडेंसेस हैं उनमें वोल्टेज ड्रॉप है। दोनों में कंपैरिजन कर लेना भाई, कंपैरिजन वाजिब है। V1 के साथ Z1 आ रहा है, V2 के साथ Z2 आ रहा है, लेकिन I1 के साथ Z2 आ रहा है, I2 के साथ Z1 आ रहा है। मतलब देखो कि यहाँ से फ्लो होने वाली करंट इस Z1 पे डिपेंड करती है। अगर ये Z1 ज़्यादा होगा तो यहाँ पे करंट ज़्यादा होगी, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तो इसमें से कम होगी, इसमें से कम होगी तो इसमें से ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है ना। और अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगी, सॉरी ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगी, समझ रहे हो। तो I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z2 के। देखो नीचे तो Z1 प्लस Z2 I और I, ये तो बराबर है। I तो आपके पास क्या है, करंट सोर्स है, करंट सोर्स तो सेम करंट देगा, करंट सोर्स तो इसको भी सेम करंट देगा, इसको भी ये कहेगा तू ले ले, जिसको जैसे लेना है उसको ले लो। अगर ये ज़्यादा लेने की कैपेसिटी रखता है तो ज़्यादा ले लो, कम लेने की कैपेसिटी रखता है तो कम ले लो। अब ये ज़्यादा कब लेगा, जब ये कम लेगा। अगर I1 कम होगा तो I2 ज़्यादा होगा, और I1 कब होगा, जब Z1 ज़्यादा होगा। तो Z1 ज़्यादा होगा तो I2 जो है वो ज़्यादा होगा आपके पास। और इस तरह से Z2 अगर ज़्यादा होगा तो इधर से कम जाएगी, इधर से कम जाएगी, इधर से ज़्यादा जाएगी, तो I1 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका कंपैरिजन है। इसका अगर आप चाहो तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, बाकी कोई ऐसा इसमें कोई मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, आप समझ सकते हो उसको बहुत ईजिली। अगर चाहो तो आप ले लो एक, जैसे आपने कह दिया कि लेट सपोज यहाँ से 4 एम्पियर का एक करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास 2 ओम है, और यहाँ पे आपके पास 3 ओम है लेट सपोज। तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट, लेट सपोज इसको I1 कह देता हूँ, इसको I2 कह देता हूँ अगेन। तो I1 क्या होगा, I1 होगा इसका इम्पिडेंस तो 3,
ओवर दोनों का योग, तो 2 + 3 इंटू आई यानी 4, तो ये हो गया 3/5 इंटू 4। गणित थोड़ा सा कमज़ोर है मैं, आप ये अपने आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी है 12/5 एम्पियर आ जाएगा ये, ठीक है। दूसरा अगर I2 निकालना, मुझे ऊपर नहीं दिखेगा, यहाँ दिख जाएगा, I2 निकालना, तो इसका इम्पिडेंस ओवर दोनों का योग, तो 2/2 + 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 8/5 एम्पियर, ठीक है। दोनों का सम करो, I1 + I2 करो, I1 + I2 12/5 8, तो 12 प्लस ये होगा 20/5 = 4 एम्पियर। क्या है ये भी टोटल करंट है या फिर KCL है, कुछ भी मान लो, KCL मान लो, KCL ज़्यादा अच्छा है। तो ये दो जो चीज़ें अपन ने करी है, इनमें से जो वोल्टेज डिवीज़न लॉ है वो अपने काम आएगा अभी, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं थेवेनिन थ्योरम। तो देखो थेवेनिन थ्योरम के लिए एक, पहले तो मैं बोर्ड हटा देता हूँ पूरा। एग्ज़ाम की डेट तो नहीं आई, बट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया अभी, मतलब एग्ज़ाम तो होंगे, फाइनल के तो वैसे भी होने तय थे, एंड सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम होने तय ही है, ऐसे मान के चलो आप। बट तुम लोग तो तैयार ही रहो भाई, फाइनल वाले तो डेफिनेटली तैयार रहो। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है थेवेनिन थ्योरम। पहले देखो इसका मैं इसको समझा रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट लंबा हो जाएगा अभी, वो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर दूंगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ है, और समझना ही ज़्यादा ज़रूरी है देखो, क्योंकि स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। मैं उसको समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले देखो, कोई भी 4 टर्मिनल सर्किट है, कोई भी 4 टर्मिनल नेटवर्क है, ये 4 टर्मिनल नेटवर्क, इस 4 टर्मिनल नेटवर्क को हमने ये कह दिया कि हम इसको T या जो पाई वाला नेटवर्क है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में आई थिंक। तो इसको हमने लेट सपोज लीनियर इम्पिडेंसेस के साथ में ये नेटवर्क है, और इसको हमने क्या बना दिया, एक T नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, ठीक है। तो अब थेवेनिन थ्योरम इसको इससे भी इजी बना देगा। देखो सबसे पहली चीज़ तो कि ये इतना इजी तो हो गया, और इसको थोड़ा और बनाते हैं भाई, इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो आपका जो है एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है, लेकिन 4 टर्मिनल नेटवर्क का मीनिंग जो है वो तभी होगा जब अपन इसमें कुछ जोड़ेंगे। तो अपन ने जोड़ दिया, यहाँ पे एक सोर्स जोड़ दिया, लेट सपोज दिस इज E, एंड यहाँ पे एक RL जोड़ दिया, लेट सपोज दैट इज RL या ZL, कुछ भी कह दो इसको, लोड इम्पिडेंस अपने जोड़ दिया। तो इसको पहले ऐसा कन्वर्ट किया, फिर इसमें जोड़ दिया ये अपन ने। तो कोई भी रेखिक प्रतिबाधाओं से और ऊर्जा स्रोतों से युक्त परिपथ जो है हमारे पास में, उसको हम इक्विवेलेंट बना सकते हैं। इस पूरे जो इस पूरे सिस्टम को हम इक्विवेलेंट बना सकते हैं, किसके, केवल एक एनर्जी सोर्स और उसके साथ एक सीरीज में इम्पिडेंस। देखो सारा नेटवर्क एनालिसिस जो है वो क्यों किया जा रहा है, इजी बनाने के लिए ना, चीज़ों को इजी बनाने के लिए किया जा रहा है, यही तो काम है। फिजिक्स का काम क्या है, चीज़ों को इजी बनाना। अब वो है कि आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट हो रही है, वो एक अलग चीज़ है, बट अल्टीमेट यही चीज़ है भाई, ठीक है। चीज़ों को समझने लायक बनाना, जो भी इवेंट हो रहे हैं अपने आसपास में, उन इवेंट्स को समझने लायक बनाना, यही तो काम है। तो अगर अपने पास ये एक अननोन इम्पिडेंसेस का एंड सोर्सेज का अपने पास एक नेटवर्क था, और अपन ने इसको ऐसा बना लिया, तो ये ज़्यादा समझने लायक चीज़ है। और अगर इसको मैं और इजी बना सकूँ, जो थेवेनिन ने किया,
तो उसने क्या किया, इसको केवल एक एनर्जी सोर्स और केवल एक इम्पिडेंस जो इसकी सीरीज में लगा है इससे रिप्लेस कर दिया। तो ये पूरा जो इधर था इसको इससे रिप्लेस कर दिया और यहां हमने क्या लगा दिया, ZL। ठीक है, और इसको बोला गया ETH और इसको बोला गया ZTH। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सोर्स, थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पिडेंस इसको बोला गया। अब इसमें इक्विवेलेंस क्या है, दिखने में तो कोई इक्विवेलेंस नहीं है, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 1 ही है। तो इक्विवेलेंस ये है कि यहाँ से इधर की तरफ, इससे इधर जो भी है, पर इससे इधर की तरफ जो करंट इसमें से फ्लो होगा वही करंट इसमें से फ्लो होगा, जो करंट इस ZL में से फ्लो होगा वही करंट इस ZL में से फ्लो होगा। तो अब क्या फर्क पड़ता है कि इससे इधर क्या है। हमें अगर ये कहे कि आपको IL पता करना है, ZL में से क्या करंट फ्लो होगा, हमने शायद स्टार्टिंग के लेक्चर में इस तरह की बात की थी कि ZL ही सब कुछ है, ZL ही सब कुछ है, मतलब ZL पे ही हम सारा का सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर ZL हमारा प्रॉपर जगह पे नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। वो एग्जाम्पल लिया था ना अपन ने कि फैन हटा दिया फिर स्विच ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा उसका। फैन अपना जो स्टडी का सब्जेक्ट है वो है, तो यहाँ पे ZL हमारा स्टडी का सब्जेक्ट है। तो ZL में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ZL के सिरों पे कितना वोल्टेज है, वो जितना यहाँ है उतना यहाँ होगा ही, क्योंकि ZL तो वही है। तो कितना होगा वोल्टेज, VL इज इक्वल टू ZL इंटू IL। यहाँ पे भी VL इज इक्वल टू ZL इंटू IL। ठीक है, अब अपने लिए क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा इसको बनाया जा सके तो इस ETH और ZTH का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में आएगी चीज और प्रूव हम करेंगे अभी। स्टेटमेंट में क्या आएगी, देखो पहली चीज तो कि किसी भी रेखिक प्रतिबाधाओं, लीनियर इम्पीडेंसेस एंड एनर्जी सोर्सेस से बने हुए कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम एक इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस इक्विवेलेंट सर्किट में केवल और केवल एक ETH होगा, मतलब इक्विवेलेंट एनर्जी सोर्स होगा, और इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगा जो उसकी सीरीज में जुड़ा हुआ होगा। अब अपने पास क्वेश्चन ये आता है ETH और ZTH का वैल्यू क्या है। तो ETH का वैल्यू तो होगा, देखो ध्यान से ये चीज हम लिख रहे हैं, ETH का वैल्यू होगा कि इस सर्किट में आप क्या करो, ZL को हटा दो, ZL को हटा दो, तो क्या कर देना आपने को, आउटपुट ओपन कर देना, इसमें आउटपुट टर्मिनल को क्या कर देना, ओपन। ठीक है, या फिर इसको अपन दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, ZL को रिमूव कर दो, ZL रिमूव कर दो और उसकी जगह इन्फिनिटी लगा दो, मतलब हटा दो पूरा ही। और जो रिमूव करने के बाद में जो भी इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज आएगा, जो भी वोल्टेज आएगा, वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल्स, इस कंडीशन में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज ही कहलाता है ETH। लिख दिया ना ETH, तो वही वोल्टेज क्या है, वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल, जबकि आउटपुट टर्मिनल ओपन कर दिए या ZL को रिमूव कर दिया। तो इन सिंपल वर्ड्स अपन क्या कहेंगे, ZL को रिमूव करने के बाद में, ZL को हटा देने के बाद में उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज बनता है, जो भी बनता है वही होगा ETH। प्रूव करेंगे हम ये बात, चिंता मत करो आप। ठीक है, और दूसरा B क्या चीज़ है, B है RTH या ZTH, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या होता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, नंबर फर्स्ट तो ZL रिमूव करना है, ZL को क्या करना है, रिमूव करना है। एंड दूसरा जो एनर्जी सोर्सेज है, इस सर्किट की ही बात हो रही है, इसी में सब कुछ करना है। फिर इससे ये बन जाएगा, एनर्जी सोर्सेज को रिप्लेस कर देना है या सब्स्टिट्यूट कर देना है या रिप्लेस कर देना है, ये लिख दूं, रिप्लेस, ऊपर लिख देता हूं, रिप्लेस एनर्जी सोर्सेज बाय इट्स एनर्जी सोर्स बाय इट्स इंटरनल इम्पीडेंस। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भाई, अगर आप पहला ही वीडियो देख रहे हैं ना ये, तो डेफिनेटली आपको बहुत चक्कर आने वाले हैं, नहीं समझ में आएगा जल्दी से, ये क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, ये होता है।
ऐसा होता है। जब आप करोगे तो ये और ये सर्किट दोनों बराबर बन जाएंगे अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो देखो पहली चीज़ तो क्या, आउटपुट इम्पिडेंस सॉरी ये जो ETH है ये कैसे निकालेंगे, इसको आउटपुट के ZL को हटा के और इन दोनों के बीच में जो भी इम्पिडेंस जो भी वोल्टेज आ रहा है वही है ETH। और दूसरा क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे यहाँ पे, और फिर इसकी जगह इसका इंटरनल इम्पिडेंस पुट कर देंगे, इसकी जगह, यानी इसको यहाँ से मिला देंगे सीधा सीधा। हमने कोई इंटरनल इम्पिडेंस माना नहीं है तो इसको मिला देंगे। और फिर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या इम्पिडेंस होता है, तो इफेक्टिव इम्पिडेंस बिटवीन टर्मिनल्स। तो समझिए भाई इस चीज को कि दोनों ही चीजें इन्हीं टर्मिनल के बीच देखना है अपने को, और ZL को हटा के देखना है। तो दोनों ही में ZL तो हटेगा ही हटेगा। ZL हटने के बाद में इस पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो तो बना दो ETH, और ZL हटने के बाद में इसको यहाँ पे हटाने के बाद में जो भी इधर से इम्पिडेंस आ रहा है वो इसका हो गया ZTH। अब देखो एक स्लाइड आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, उस स्लाइड में अपन ये देख रहे हैं कि क्या इसका स्टेटमेंट है। मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। तो इस प्रमेय के अनुसार रेखिक प्रतिबाधाओं तथा जनित्रों से युक्त कोई भी द्विटर्मिनल रेखिक जाल, यहाँ पे द्विटर्मिनल बोला है, उसका रीजन अभी बताऊंगा। कोई भी द्विटर्मिनल रेखिक जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स हो ETH और श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में एक इम्पिडेंस हो ZTH, जहां पे ETH दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुला रख के यानी ओपन रख के उनके मध्य प्राप्त वोल्टता के तुल्य होता है, जो अभी अपन ने बताया वही है। और ZTH उन दोनों टर्मिनल के मध्य प्राप्त प्रतिबाधा होती है, इम्पिडेंस होती है, जबकि सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, मतलब स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, पर ये एक तरह से सीन जो होता है ना कोई, उसको एक्सप्लेन करने टाइप का है कि आपको रेलवे स्टेशन का सीन बोल दिया और उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके की ये चीज़ है, जैसी लैंग्वेज आप बना सकते हो वैसी लैंग्वेज बनाओ, यही चीज़ है। अब वहाँ पे द्विटर्मिनल क्यों बोला है? द्विटर्मिनल इसलिए बोला है क्योंकि इस टर्मिनल में हमने एनर्जी सोर्सेज को फिक्स कर रखा है। ये टर्मिनल एनर्जी सोर्सेज के लिए फिक्स है। इधर की साइड में अपन ZL देख रहे हैं, तो ZL हमारा चेंजमेंट के लिए है, इधर हम चेंजमेंट के लिए कोई नहीं देख रहे हैं, इधर अपना फिक्स है ये। तो ये वाले दो टर्मिनल ही खाली है, इन्हीं को अपन हटा या लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको द्विटर्मिनल बोला है अपन ने, ठीक है। अब देखो पहले तो मैं इसको आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट जो ये सर्किट है अभी बना के बताता हूँ कि ETH का वैल्यू बेसिकली होगा क्या और ZTH का वैल्यू होगा क्या, वो अपन पहले देख लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रूफ की बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, ZL तो मुझे हटाना ही है, कुछ भी हो जाओ ZL तो हटाना ही है, ZL तो हटाना ही है, ZL को नहीं रखना है तो नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ZL से हमारा जो ये जो भी हमारा जजमेंट है ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुकिए आप, ZL इज वेरिएबल, ये ध्यान रखना है। तो ZL वेरी करे, लेकिन हमारा जो सर्किट है वो फिक्स है, वो नहीं हटाना चाहिए, वो उस ZL से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ZL हटा के ही सारा काम कर रहे हैं अपन अपनी तरफ से, ये एकदम फिक्स करके कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ZL हटाना और इन टर्मिनल के बीच में क्या वोल्टेज है वो देखना है। तो बहुत ईजी है, जैसे ही ZL हटाया तो यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होगी, इसका कोई मतलब नहीं है, इस Z2 का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी कैलकुलेशन है वो Z1 और Z3 के टर्म्स में होगी। तो देखना ध्यान से, ये Z1 है, ये Z3 है और ये सीरीज में चल रहा है। हमें Z3 पे वोल्टेज निकालना है, क्यों? क्योंकि इन दोनों टर्मिनल के बीच उतना ही वोल्टेज होगा जितना इन दोनों टर्मिनल के बीच होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो हमें सिर्फ Z3 पे कितना वोल्टेज ड्रॉप है वो पता करना है। तो या तो Z1 पे होगा या Z3 पे होगा, Z2 पे तो होगा नहीं वोल्टेज ड्रॉप। और अभी अभी हमने देखा था कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या वोल्टेज डिवीजन लॉ क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन नहीं, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, ये अभी अभी हमने देखा था। तो यहाँ से आ रहा है Z1 पे ड्रॉप हो रहा है, Z3 पे ड्रॉप हो रहा है, हमें तो Z3 पे देखना है।
जो Z3 पे देखना है तो वही तो ETH है, वही तो है ETH, उन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज यही तो है। तो ETH क्या हो जाएगा, अभी देखा था ना Z3 पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, Z3 अपॉन इन दोनों का समेशन Z1 प्लस Z3 एंड इनटू ई, ये हो गया भाई ETH। इसको थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं भाई, और बहुत ही जगह पे बार बार काम आता है। थेवेनिन वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइडर रूल, इस तरह के बहुत सारे इसके नाम हैं, ठीक है। और ये आपको फ्रिक्वेंटली यूज लेना है। फ्रिक्वेंटली मतलब ऐसा बस कि बोल दिया वोल्टेज डिवीजन, ये लो हो गया अभी वोल्टेज डिवीजन, ठीक है। थेवेनिन वोल्टेज हो गया। थेवेनिन वोल्टेज बहुत इजी है, बस इसको वोल्टेज डिवाइडर लो को आप ध्यान रखना। वोल्टेज डिवाइडर लो अगर आपको आता है तो आप बहुत इजीली इसको पता कर सकते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पे आपने देखा तो ये इन दोनों वोल्टेज, इन दोनों के बीच जो वोल्टेज होगा वही होगा, और इस पे वोल्टेज क्या होगा, इस पे और इस पे देखना है तो इस पे वोल्टेज होगा Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, तो ये ETH हो गया। दूसरे केस में अपने को क्या करना है, बची कुची जो बात है वो भी हटा देते हैं, तो इसको भी हटा दिया। अब इस टर्मिनल की तरफ से उधर की तरफ जाएंगे तो अपना इंपीडेंस क्या होगा, इस पूरे सर्किट का इंपीडेंस क्या होगा वो पता करना है। तो इधर से इधर जाएंगे तो देखो Z2, तो ये करंट इधर से एक बार अपन फ्लो करवा देते हैं। तो Z2 करंट वैसे कुछ नहीं फ्लो हो रहा है, बस अपन इमेजिनेशन के लिए। तो इधर गए, फिर देखो इधर एक करंट जाएगा, इधर एक करंट जाएगा, तो ये दोनों तो हो गए सीरीज में, सॉरी ये दोनों तो हो गए पैरेलल में, और इन दोनों के पैरेलल में आने के बाद एक जो इंपीडेंस बनेगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। तो Z2 और इन दोनों का पैरेलल मिलके हो गया आपके पास ZTH। तो कैसे निकालोगे, Z2 हो गया आपके पास प्लस इन दोनों का पैरेलल Z1 Z3 Z1 प्लस Z3, ये लो भाई, ये हो गया। यहाँ तक ओके हो जाना चाहिए भाई। ये ETH है, ये ZTH है, ऐसे हम इसको पता करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट पता करने का तरीका ये है, ठीक है। आपको ये सर्किट दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो ETH का वैल्यू ये है, ZTH का वैल्यू ये है। अब अपन इसको करेंगे प्रूफ, और प्रूफ करने में ही अपने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो पहले तो अपन इस बोर्ड को मिटा देते हैं। तो अब जल्दी से इसको कर देते हैं प्रूफ। बहुत इजी है भाई, आराम से देखना। पहले एक अच्छा सा सर्किट बना देता है। तो ये हो गया अपना E, ठीक है। इसको कह देते हैं Z1, इसको कह देते हैं Z2, इसको कह देते हैं Z3, और इसमें इस डायरेक्शन में करंट, ये इस डायरेक्शन में करंट ये से नहीं दिखाते, सिर्फ ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज I ही कह देते हैं इसको सिंपली, और इसको कह देते हैं IL इसलिए कहेंगे क्योंकि ये ZL में से फ्लो हो रही है, लोड इम्पिडेंस में से फ्लो हो रही है, ठीक है। और अब हमें प्रूव क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना ना एक, तो वो अपन प्रूव कर रहे हैं। देखो इधर देखना, तो अच्छा दूसरा इक्विवेलेंट सर्किट भी बना ही देता हूँ एक बार मैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट इसका जब बनाया तो थेवेनिन जी का ये कहना था कि इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बराबर की लेंथ का ही बना देते हैं, ये लो भाई। तो दिस इज ZL, दिस इज ZTH एंड दिस इज ETH, एंड यहाँ पे भी एक करंट फ्लो हो रहा है IL। तो अपना टारगेट ये है कि इसमें से जो IL फ्लो हो रहा है वो, और इसमें से जो IL फ्लो हो रहा है वो दोनों बराबर होने चाहिए। इतनी तो बात है, सिंपल है। तो एक पहेली की तरह अपन इसको सॉल्व करते हैं कि लास्ट में क्या होता है देखेंगे। सच तो अपने को सबको पता है कि क्या होना है, इसका IL और इसका IL बराबर आना है, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी रखो थोड़ा सा मन में, इससे चीज़ें जो इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो IL अपन देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। हमने यहाँ से IL निकाल लेना। IL कैसे निकालेंगे, देखो इसमें KVL लगा दो सीधा सीधा। तो इसका KVL ये कहता है, इसमें KVL लगा देते हैं अपन। तो इसका KVL सीधा सीधा ये कहता है कि IL ZTH में से फ्लो हो रहा है प्लस ZL में से फ्लो हो रहा है, और ये टोटल E के बराबर होगा। तो मतलब IL होगा, अच्छा E क्या है, ETH है ना। तो ये क्या होगा, ETH अपॉन ZTH प्लस ZL,
ये आया भाई। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ z तो दे दिया अपन ने, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ t, जस्ट फॉर ट्रू है ये, इसलिए t फॉर ट्रू, ऐसे ही, ठीक है। अब देखो अपन इसमें लगाते हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं। तो पहले इस लूप में अपन KVL लगाते हैं। तो देखो चलते हैं इधर से, ये -2 प्लस तो प्लस होगा। तो पहले मैं लगाता हूँ KVL इन फर्स्ट लूप, तो यहाँ से जाएंगे -2 प्लस, तो ये पॉजिटिव में होगा। फिर देखो ये +2 माइनस, तो ये माइनस में होगा, तो -IZ1। फिर ये यहाँ से यहाँ, तो ये भी माइनस में होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ Z1 प्लस Z3। फिर देखो एक करंट इधर से, ये IL भी फ्लो हो रहा है, इधर IL फ्लो हो रहा है, तो ये माइनस में जा रहा है अपने पास, ये करंट इधर, वो तो करंट इधर, तो इसलिए इसको प्लस ले लेंगे। ये प्लस ले लिया, ये क्या है अपने पास Z3 इंटू IL एंड इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आप I का वैल्यू निकाल लो इसका, ठीक है। I को अपन पुट करेंगे उधर दूसरी वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास एक अच्छी सी इक्वेशन आ जाएगी, बड़ी सी, देखेंगे। तो ये I का वैल्यू निकालना है, इसको उधर ले गए, फिर इधर डिवाइड कर दिया, तो I इज इक्वल टू क्या बन गया, देखो E अपॉन Z1 प्लस Z3, एक तो ये, और ये इधर ही रह गया, तो प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू IL इक्वल्स टू, तो क्या ही करना, इसको दे दिया इक्वेशन A। दिस इज I फर्स्ट इक्वेशन से। अब सेकंड देखो यहाँ से आएगी, तो इसमें लगा दो KVL, तो KVL इन सेकंड लूप, KVL इन सेकंड लूप लगाएंगे, तो ये देखो ये सीधा सीधा तीन दो देखो सीधे लगा दो, क्योंकि इसमें करंट सोर्स तो है नहीं, सॉरी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ इम्पीडेंसेस है। तो Z3 Z2 ZL तीनों के अंदर IL तो फ्लो हो ही रहा है, तो ये लिख देता हूँ मैं Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू IL तो फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड माइनस एक करंट इसमें से इधर फ्लो हो रहा है, दैट इज IZ3 एंड इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन B दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन B में A से वैल्यू पुट कर देना है, तो अपन कहेंगे बाय इक्वेशन A एंड B, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ, और तो कुछ नहीं चेंज, इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखो क्या बनेगा, ये तो ऐसा कैसा रह गया, तो Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू IL माइनस, ये देखो ये इसके साथ, तो Z3 Z1 प्लस Z3 इंटू E, पहली चीज़। दूसरी देखो ये माइनस है, तो ये भी माइनस ही होगा, तो माइनस ये हो गया आपके पास Z3 स्क्वायर अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू IL इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे भी IL है, यहाँ पे भी IL है, हमें तो IL ही चाहिए ना, फाइनली हमें चाहिए तो IL ही, तो IL को कॉमन ले लो आप और इसको उधर ले जाओ, यहाँ से देखो, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे उधर की तरफ। तो एक स्टेप और ले लेते हैं, एक स्टेप आ जाएगा यहाँ पे आराम से। तो ये IL अपन ले लिए, या इसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो IL मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, Z2 Z3 ZL, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL माइनस का Z3 स्क्वायर अपॉन Z1 प्लस Z3 एंड साथ में क्या है, IL तो कॉमन ले लिया, ठीक है, IL कॉमन आ गया, एंड उधर जाके ये हो गया Z3 Z1 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3 इंटू E। विजिबल है भाई, प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, ओके, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो क्या करना है इसके अंदर हम इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इस वाले टर्म में ZL को तो अलग रख लो, बाकी इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। ये जो टर्म है Z2 प्लस Z3 और ये वाला टर्म जो है इसको सोल्व कर लेते हैं, ओके। थोड़ा सा इसमें देखो टाइम लगेगा अपने को, कोई इश्यू नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं देखो एक बार के लिए तो लिख रहा हूँ Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू E अपॉन ZL।
ZL ये वाला, और इसके साथ में क्या है Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर अपॉन Z1 प्लस Z3, ये इसके साथ में। अब एक बार के लिए इसको साइड में ले लेते हैं, इस टर्म को साइड में ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है उनको साइड में लेकर सॉल्व करना चाहिए आराम से। ये नहीं लिखा हो तो भाई थोड़ा सा पीछे जाके पॉज करके लिख लेना आप आराम से। तो ये है Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर अपॉन Z1 प्लस Z3, इसको सॉल्व करते हैं। तो Z1 प्लस Z3 इसमें आ जाएगा कॉमन, एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 एंड इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस Z1 Z3 एंड माइनस Z3 स्क्वायर, इसका इससे देखो मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस Z3 स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसमें देखो क्या करना है आपने को, Z1 Z3 देखो कॉमन लेना, कहीं पे भी आ जाएगा। ये देखो ये वाला टर्म, इसमें देखो Z2 कॉमन ले लें अगर तो ये बनेगा Z1 प्लस Z3, ये बच जाएगा Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। अब इसमें अलग अलग से भाग लगाएंगे तो ये तो इसमें कैंसिल हो गया, तो Z2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो ये टर्म यहाँ आ जाएगा अपने पास, इसको इधर लिख दो। तो IL देखो अपने पास क्या आ गया Z3 Z1 प्लस Z3 इंटू E, ये तो पहले ही था, और इसकी जगह हम क्या लिख दिए Z2 Z1 Z3 Z1 प्लस Z3 और प्लस ZL, और ये टर्म मैं लास्ट फाइनल यहाँ लिख रहा हूँ भाई, यहाँ लिख रहा हूँ इस टर्म को। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म को तो लिख देता हूँ ETH, इसको तो मैं पूरा क्या लिख देता हूँ ETH। तो IL में मैंने लिख दिया ETH अपॉन इस पूरे टर्म को लिख देता हूँ ZTH, इस पूरे टर्म को लिख देता हूँ ZTH, और ZL अपने पास एज इट इज रह गया। ये कौन से का है, ये इससे उठाया अपन ने, ये कौन से का है, ये इससे उठाया हमने। दोनों की IL बराबर हुई कि नहीं हुई भाई। और अगर अब आपको ऐसा लग रहा है कि ETH और ZTH क्या है, तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मैंने इनिशियली यही बताया था कि ZTH और ETH क्या होते हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ जानी चाहिए। देखो इन सिंपल वर्ड्स हम मैं अब ये समझाता हूँ तुम्हें। सिंपली ये चीज़ है कि अगर मैं ये सर्किट लूँ या ये सर्किट लूँ, IL पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सिंपल टर्म्स ये, ठीक है। अब देखो प्रूफ जो है वो आपको इस साल तो करना ही पड़ेगा। इस साल से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि इस साल आपके थेवेनिन थ्योरम जो है वो सिलेबस में है। तो सिलेबस का जो पार्ट है, अगर आपको कोई ये कह देगा कि थेवेनिन थ्योरम जो है वो प्रूफ करके बताओ, तब तो ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। और है क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सिर्फ। इसमें KVL लगाना, IL का वैल्यू उठा देना है, इसमें KVL लगाना, IL का वैल्यू उठा देना है, दोनों को कंपेयर कर देना है। जैसे ही आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ETH की जगह तो ये रखना है और ZTH की जगह ये रखना है। ये इस जगह पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी एक सेकंड के लिए लगा था, मेरे माइंड से स्लिप हो गया था कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सॉल्व हमने किया साइड में लेके, उसको प्रोसेस वही है। तो ये ETH हो गया, ZTH हो गया। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा बहुत ईजिली। कहीं पे भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लेना, अपन उसका समाधान अगली क्लास में कर लेंगे। अब एक छोटा सा अपन जो है इसमें न्यूमेरिकल ले लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल बहुत ही ज़रूरी है भाई। इसका न्यूमेरिकल अगर अपन ने नहीं लिया तो मतलब बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अपनी रह जाएगी। वैसे तो कोई देखो रूल तो है नहीं, जैसा चाहो वैसा न्यूमेरिकल खुद बना के खुद ही स्टडी कर सकते हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल तो कराऊँ कम से कम। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा है भाई। थेवेनिन थ्योरम तो ऐसी चीज़ है जो आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए एकदम, कि थेवेनिन लगाना। अच्छा ये रहा थेवेनिन, ये लो भाई, अभी लगा दिया। तो लगा ही देते हैं एक बार के लिए। तो ये बैटरी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये RL। तो दैट इज़ RL। इसको ले लेते हैं 100 ओम, इसको ले लेते हैं 10 ओम, इसको ले लेते हैं 10 ओम, इसको ले लेते हैं 5 ओम, इसको ले लेते हैं 10 वोल्ट। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो बहुत ईजी है। देखो अब इतना सारा सब कुछ नहीं करने की ज़रूरत है।
ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ETH और ZTH के वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपका हो यहाँ ETH क्या होगा, स्टेप क्या है, स्टेप है इसको हटा दो, RL को हटा दो, RL को हटा के और यहाँ पे कितना वोल्टेज, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पता कर लो। यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा जितना यहाँ पे होगा, और ये वोल्टेज डिवीजन रूल है, इसलिए मैंने वहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं कराया था क्योंकि अब हो रहा है ना न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 5 + 10 × 10, ये लो भाई इतना वोल्ट होगा। तो 5/15 × 10, 50/15, 25/3, सही है क्या, सही लिख रहा हूँ क्या, नहीं 10/3, सॉरी 10/3। एन क्या है, ये वोल्ट में है तो वोल्ट हो गया, ठीक है, ETH निकल गया। इसी तरह से यहाँ ZTH की जगह RTH लिख दो क्योंकि सब रेजिस्टेंसेज है तो कोई मतलब नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इधर से आओ तो 10 प्लस ये दोनों सीरीज पैरेलल में, तो 5 × 10/5 + 10, तो ये हो गया आपके पास 50/15 + 10। अभी ये देखो कितना हो जाएगा, 50/15 यही तो है, हाँ यही है। तो 10 + 10/3, तो ये हो गया 30 + 10 40/3, तो 40/3 ओम, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया, इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया अभी। अच्छा, इससे आगे क्या पूछ सकता है, इससे आगे एक चीज़ और पूछ सकता है, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, गेस करो जितनी देर में वैल्यू रखता हूँ, क्या पूछ सकता है वो उससे आगे, इससे आगे पूछ सकता है वो कि इसमें से फ्लो होने वाली करंट बता दो अब हमें। ये भी तो पूछ सकता है कि इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है वो बता दो। तो कितनी करंट फ्लो हो रही है कैसे पता करोगे, ये रही, तो IL = ETH इन 10/3 ZTH 40/3 + 100, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 10/40 एंड प्लस 300, ये हो गया आपके पास 340, 10/340, 1/34 एम्पियर, 1/34 एम्पियर। बहुत कम है, बहुत कम होनी थी क्योंकि 100 भी तो बहुत ज़्यादा है, 100 ओम है यहाँ पे, तो वो भी तो बहुत ज़्यादा है। तो ये अपना जो है थेवेनिन थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई। अब देखो नेक्स्ट है नॉर्टन थ्योरम, मैं इसी में करवा के जाऊँगा आज ही, थोड़ा सा 10 मिनट और 5 मिनट, 10 भी नहीं लगेंगे, 5 ही मिनट में ख़त्म कर दूंगा। कैसे कर दूंगा वो देखो प्रोसेस उसका भी इतना ही लंबा चौड़ा है, पूरा इतना ही है, बट मैं वो पूरा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो तुम खुद कर सकते हो। अगर तुम्हें इतना हिंट मैंने दे दिया तो वो तुम खुद कर सकते हो। अब देखो क्या है वो और कैसे अपन उसको सॉल्व करते हैं। चलो 5 भी मिनट नहीं, 2 ही मिनट में ख़त्म कर देते हैं इसको। अगेन वही नियम है, रूल वही है। अगर यहाँ से मैं बता ही दिया, थोड़ा सा भी अगर आप देखो और आपको नहीं समझ में आए तो एक कमेंट कर देना, नॉर्टन प्रमेय भी बता देंगे। बट कमेंट कम से कम एक कमेंट आना ज़रूरी है। बाकी नॉर्टन प्रमेय का हिंट दे रहा हूँ, ऐसे नहीं छोड़ रहा, तो कोशिश करना खुद से ही कर लो। और फिर भी अगर नहीं हो पाए सच में तो प्रॉब्लम पूछ लेना, अपन उसका भी समाधान कर देंगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ थेवेनिन जो था वो अपना क्या था, थेवेनिन ये था, थेवेनिन ये कहता है कि हम किसी भी एक सर्किट को, वो सारे नियम कायदे वो सब अपनी जगह पे है, रैखिक प्रतिबाधा और सब कुछ ठीक है, ड्यू टर्मिनल जाल एंड ऑल, बट उसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यही था, इसको ZL लिख देते हैं। अब अपने को तो ये सर्किट, ये है अपना सर्किट, तो ये हमने इक्विवेलेंट बनाया। और हम इस इलेक्ट्रॉनिक कोर्स का सबसे पहला जो वीडियो था उसमें ये बात करके आ चुके हैं कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में कोई फ़र्क नहीं होता। हम एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल सकते हैं और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। तो नॉर्टन साहब ने सिर्फ इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि हम एक करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं, तो वोल्टेज सोर्स को भी करंट सोर्स में बदल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक इक्विवेलेंट करंट वोल्टेज सोर्स है तो हम एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स भी तो लगा सकते हैं। उसमें किसने रोका है, कौन हमें रोक लेगा, कौन रोक लेगा इस चीज़ से कि अगर हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स की जगह इक्विवेलेंट करंट सोर्स लगा दें, क्योंकि करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स तो सेम है। तो मैं इस ETH और ZTH को बदल सकता हूँ। हमने ये बात कही थी कि एक वोल्टेज सोर्स जो है इस तरह से, ये E अगर आपके पास है, ये RS है,
तो ये इक्विवेलेंट होता है एक करंट सोर्स और इसकी सीरीज में पैरेलल में एक उतना ही इम्पीडेंस लगा दें अगर अपन, तो हम इसको भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, एक करंट सोर्स लगा सकता हूँ जिससे मैं कह दूँ ITH, और इसके पैरेलल में मैं लगा दूँ एक इम्पीडेंस जिससे मैं कह दूँ ZTH नहीं बोलना है भाई, सॉरी N बोलना है, ZN, और ये हमने इसको यहाँ लाके और ZL जोड़ दिया। तो ZL तो अपना पहले से ही है फिक्स, वो तो अलग है, वो तो अलग चीज़ है। बट ये सोर्स, ये जो आपका इक्विवेलेंट है, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसके इक्विवेलेंट होगा। तो इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो नॉर्टन साहब ने सिर्फ ये उठा पटक की है कि थेवेनिन साहब ने ये कहा कि आप इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स के रूप में उसको दिखा सकते हो। तो नॉर्टन साहब ने कहा कि वोल्टेज सोर्स तो करंट सोर्स है। अगेन वही गंगाधर शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, तो शक्तिमान को गंगाधर में बना दिया, बस इतना ही तो किया, और क्या किया। अब इसमें ZN जो है, ZN को निकालने का तरीका वही है। ZN और ZTH में कोई फर्क नहीं है। अगर आप ZTH निकालोगे तो ZN तो बहुत ईजिली निकल जाएगा। तो अगर आप ऐसा शॉर्टकट अपनाना चाहो, जो मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन बाय द वे किसी टाइम आप एग्जाम में ऐसा हो कि आप नॉर्टन पर मैं भूल गया, नॉर्टन थ्योरम आपको नहीं आ रही है, तो आपको वहाँ को ये तो कह नहीं रहा है कि आप इसको थेवेनिन के थ्रू नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। आपको कहते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, तो आप क्या करो, आप उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना दो, पहले ख़त्म नहीं करना वहाँ, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना दो और उससे उसको क्या बना दो आप, उससे आप इसको ये बना दो। जैसे ये आपका, तो ये आपके पास है ETH, ये है ZTH, तो आप क्या करो, यहाँ पे आप निकाल लो यहाँ पे IN क्या होगा आपके पास, ETH होगा अपॉन ZTH होगा। IN क्या है, ETH अपॉन ZTH, V इज इक्वल टू IR होता है ना, IR के टर्म में। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ETH तो हो गया आपके पास 10/3 और ये हो गया 40/3, 3 से 3 कट गया तो ये बच गया 1/4, तो 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। तो आप इसी सर्किट को कैसा बना सकते हो, इसी सर्किट को आप इस तरह से भी बना सकते हो, सही लिखा है क्या भाई, हाँ, इसी सर्किट को ऐसा भी बना सकते हो, 1/4 करंट सोर्स हो गया यहाँ एम्पियर में, और यहाँ पे एक लगा दिया आपने 40/3 का ओम, और यहाँ पे आपने वही 100 ओम लगा दिया। ये लो भैया, हो गया काम आपका, हो गया। तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये आपका थेवेनिन है, ये नॉर्टन है। अच्छा, थेवेनिन के टाइम देखो क्या करना है, थेवेनिन के टाइम देखो ZN और ZTH में तो कोई फर्क नहीं है। अब देखो एक चीज़ बचती है, IN कैसे निकलेगा वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ, सब कुछ मैं बता दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे, ठीक है। IN को पता करने का एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टर्म है। जैसे ETH निकालने के लिए क्या किया था, इसको ओपन कर दिया था ना, उस तरह से वहाँ कुछ और करना पड़ेगा। करंट निकालने के लिए कुछ और करना पड़ता, तो वो क्या करना पड़ता है आप देख लेना। तो ये आपका जो है थेवेनिन थ्योरम खत्म होता है, इसके साथ नॉर्टन भी खत्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 या 3 थ्योरम्स और बचती है। एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है अपने पास, और एक कंपनसेशन थ्योरम है, और एक थ्योरम और बचती है जिसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। तो करेंगे इनमें से भी अपन काफ़ी कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना भी।